अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आ गया है। इमरान खान कौमी असम्बली में इस वक्त अक्सरियत खो बैठे हैं। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपोजिशन के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ऐवान में अपोजिशन की अक्सरियत हो गई है और अपोजिशन ने वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आज MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत से अलहदगी और तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। MQM का एक मुआहिदा नून लीग के साथ और एक मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, जिसके बाद MQM ने यह ऐलान किया। MQM के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा सिंध हाउस पहुंचे, जहां तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 22 अराकीन सिंध हाउस में मौजूद थे, जिनमें आमिर लियाकत हुसैन भी शामिल थे। लेकिन मुनहरिफ अराकीन के बगैर ही कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 177 तक पहुँच गई है, जिनमें 84 अराकीन नून लीग के हैं, 56 पीपल्स पार्टी, 14 MMA, 7 MQM, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 4 बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, 4 आज़ाद अराकीन और ANP और जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन शामिल है। इसमें काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो तादाद 176 हो जाती है, जबकि जमात इस्लामी के वाहिद रुकन भी अगर हिमायत कर दे तो 177 का नंबर बन जाता है। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हो गए हैं और अब वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है और आज भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने ये दावा दोबारा दोहराया। मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक को बुलवाऊंगा, एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा। तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करे, लेकिन कम अज कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। फिर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान ने आज ट्विटर पर ऐलान किया कि वज़ीर आज़म शाम में कौम से खिताब करेंगे, लेकिन फिर शाम में फैसल जावेद ने एक और ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब मौखर हो गया है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुबैना साजिशी खत पर काबीना को एतमाद में ले लिया। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी और खत को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया। काबीना अराकीन ने खत पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि खत का तहरीक अदम एतमाद से गहरा ताल्लुक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, अपोजिशन को ग्राउंड से बाहर निकालूंगा, अवाम हमारे साथ है। गैर मुल्की साजिश के तहत मुंतखब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन गैर मुल्की अनासिर के आला कार बनी हुई है। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में इत्तेहादियों के ना आने पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि कौमी इशूज़ पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने मुबैना साजिशी खत से मुताल्लिक आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ख़त तो नहीं दिखाया, सिर्फ उसके मंदरजात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि ख़त हमारे अपने सफ़ीर की जानिब से लिखा गया है। मुलाकात में असद उमर ने धमकी आमेज़ ख़त से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। असद उमर ने कहा कि एक बाज़ाब्ता सरकारी मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल को बुलाया गया और पाकिस्तानी ऑफिशियल ने मीटिंग के नोट्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमें भेज दिए। दस्तावेज़ में वज़ीर आज़म और अदम एतमाद का जिक्र बार बार किया गया है। दस्तावेज़ में लिखा है कि अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के लिए सब माफ़ कर दिया जाएगा और अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि अस्करी क़यादत से यह ख़त शेयर किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त में धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल हुई है, जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो बता भी नहीं सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़त पर पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने कहा कि ख़त से मुताल्लिक मुल्क का नाम नहीं बता सकते और उन गैर मुल्की हुक्काम के नाम भी नहीं बता सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी क़वानीन लागू होते हैं। मुबैना धमकी आमेज़ ख़त के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा, जिसमें मुबैना धमकी आमेज़ ख़त का जायज़ा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज ट्वीट किया है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स रजामंद होते हैं तो हसास ख़त का मामला कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को भी बहुत खतरा है, उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। इमरान खान साहब की जिंदगी को भी बहुत खतरा है। मुझे नहीं पता वो हिस्सा आपको बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कॉन्सिक्वेंसेज वाला, ठीक है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप ये कह रहे हैं असैसिनेट करने की बात
इमरान खान साहब की हुई। या आप एक बड़ी खबर और दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस खत में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल करने की बात भी की गई है। असैसिनेट होने का कोई इस मरासले में वो लिखा, इस मरासले से कनेक्टेड है कि भाई एक मरासला तो नहीं है ना। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं भाई वही बात कर रहा हूँ जो मुझे पता है। इमरान खान को मारने की साजिश रचाई जा रही है, अभी भी, आज के दिन भी। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ फवाद चौधरी ने कहा है कि इस खत को पार्लियामान के इन कैमरा सेशन में रख रहे हैं। अस्करी हुकाम से वज़ीर आज़म की आज 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। ना वज़ीर आज़म से किसी ने इस्तीफ़ा मांगा है, ना वो मुस्ताफ़ी होंगे। अब हम इन कैमरा उसका पार्लियामेंट में भी इसको रख रहे हैं। कल हमने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें उनको हम जो है ये ख़त दिखा देते हैं। आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। अस्करी हुकाम की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उस पर क्या हुई है जो उसकी थोड़ी तफसीलात बता दें। दो दफ़ा हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज कहा कि इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, उनके इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। काबीना ने वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है इस खत के बारे में। सब इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा, आखिरी गेंद पर भी इतवार के रोज वोटिंग पे होगा। जो इत्तेहादी आपको छोड़ के गए उनके बारे में क्या कहेंगे? इत्तेहादी जो छोड़ के गए हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी तबसरा करेंगे। 2 दिन की तो बात है। एक तरफ आज वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में आई है और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिलना भी मुश्किल हो गया है। तहरीक इंसाफ के अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान खालिद महमूद ने एक बयान में कहा है कि अलीम खान ग्रुप ने काफ लीग को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा। आज हुकूमत बचाने की बारी आई तो पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया, जिन्हें चोर और डाकू कहते थे। इस पर बात करेंगे कि अब नून लीग इस हवाले से पंजाब में क्या हिकमत अमली अपनाएगी और जो ख़त की बात है उस पर क्या मौक़िफ़ है। नून लीग के सीनियर रहनुमा जो इन सारी मीटिंग्स का हिस्सा रहे, जो कि MQM से हुई या इसके अलावा दूसरे इत्तेहादियों से हुई, पंजाब के मामलात में रहे, हमारे साथ मौजूद है साद रफ़ीक साहब। साद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साद रफ़ीक साहब, सबसे पहले ये इजलास बुलाने की जो बात हो रही है, अगर बुलाया जाता है, ख़त के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है, तो आप नज़रसानी कर सकते हैं। आपकी पार्टी पर तो खैर बराह रास्त इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ साहब इस पूरी बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहज़ेब साहब। असल में इमरान खान ख़ुद एक साजिशी आदमी है और उसकी सारी सियासत जो है वो बहतान तराशी, झूठ, फ्रॉड और साजिश पर है। एक साजिश के ज़रिए ही मौसूफ़ जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, मुसल्लत किए गए हैं, बल्कि इसलिए उनको दूसरा आदमी भी अपने जैसा नज़र आता है। दयानतदारी और इमरान खान 2 अलग अल्फाज हैं, ये इसका वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये जिस ख़त की वो कहानी सुना रहे हैं, ये ख़त अगर कोई मौजूद है और उसके अंदर कोई उसका वो मीनिंगफुल है तो इन कैमरा सेशन करें पार्लियामेंट का और वहाँ दिखाएं ख़त क्या ख़त है। कोई ख़त वत नहीं है। हमने ये सुना है कि किसी एम्बेसडर के ज़ाती ख्यालात हैं जिसका ये तमाशा रचा रहे हैं। ये जब रशिया गए थे तब से इन्होंने एक डर्टी प्ले शुरू किया था और ये रियासती मुफादात को ऊपर से पुष्ट फेंक कर गए थे कि यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया, पूरी दुनिया रूस को कंडेम कर रही थी और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वहाँ पे खड़ा है जाके रशियन प्रेसिडेंट के साथ, जिसने जारहियत की यूक्रेन के ऊपर, जो बुनियादी जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की रूह है उसको वो पामाल कर रहे थे। तो ये शख्स ज़ाती सियासत करता है और इस शख्स का पाकिस्तान के मुफादात से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो एक्सपोज होना शुरू हुआ है, अभी आगे आगे चल के देखें, जब ये मौसूफ़ निकलेंगे तो पता चलेगा, पता पड़ेगा कि ये इस मुल्क के साथ क्या कुछ कर गए हैं और कहाँ कहाँ किस किस को ये ब्लैकमेल करते रहे। बुनियादी तौर पर ये एक ब्लैकमेलर आदमी है, लेकिन बहरहाल मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ साहब को निकालना था, इनको लाना था, लेकिन अब सबको पता लग गया कि ये किस कमाश के आदमी हैं और ये इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बने या किसी सूबे के भी चीफ एग्जीक्यूटिव बने। सादिक साहब, मगर अब इतलात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 2 दफ़ा अस्करी क़यादत की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म ने आज शाम खिताब करना था, कौम से नहीं किया और ये तासुर है कि शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो कौम से खिताब भी नहीं कर रहे और वो जल्दी इलेक्शन की भी कॉल दे देंगे, मगर आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेंगे। क्या इसके इम्कानात हैं? शाहज़ेब साहब, गुजारिश ये है कि मैं तो ये बातें काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, सरकार के लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ। हम इन जैसे नहीं है कि ये कोई बात करें तो हम उसे फ़ौरन पब्लिक कर दें। ये तो एक तरफ जिस दिन गालियाँ निकाल रहे थे एक जलसागाह में खड़े होके और अपने मुखालफिन को चूहा तक से तशबीह दे रहे थे, इनके कुछ साथी ये कोशिश कर रहे थे कि कोई बातचीत के ज़रिए रास्ता निकले।
बहरहाल मेरी ज़ाती राय यह है कि इमरान खान साहब चूँकि उन्हें पता लग चुका है कि वो अपनी मसनूई जो अक्सरियत थी उसे लूज़ कर चुके हैं, उन्हें ऑनरेबली अगर कोई ऑनर है उनके पास रिज़ाइन करना चाहिए और पाकिस्तान को नए इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहिए। और अगर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जाता है तो मेरी जमात को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि पैच वर्क के साथ हुकूमतें नहीं चलती। और जहाँ इमरान खान ने खड़ा कर दिया पाकिस्तान को तबाही के जिस दहाने पे, उसका इलाज यही है कि फ्रेश मैंडेट मिले और एक नई हुकूमत आए, मगर वो फ्रेश मैंडेट फ्री और फेयर इलेक्शन के जरिए आए। रियासती अदारे एक तरफ रहें और लोग फैसला करें। तो ये जुलाई अगस्त की अगर इलेक्शन कॉल दे दें वजीर आजम इस कमिटमेंट के साथ कि मैं जुलाई और अगस्त में इलेक्शन करा रहा हूं, तो कोई है कि ये सूरत हाल ना जाए अदम एतमाद तक? क्योंकि इस्तीफा देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि इस्तीफा मैं नहीं दूंगा। असल में इमरान साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने एतमाद को खो दिया है मुकम्मल तौर पे। इसके बहुत सारे एपिसोड हैं। अगर कोई एतमाद वाली बात होती तो इस पर सोचा जा सकता था। इसलिए अगर उन्हें रिज़ाइन करना है तो यही चंद घंटे हैं जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग नहीं हो जाती। उससे पहले अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये बात अगर अपोजिशन को बताई जाए तो जो अपोजिशन के बड़े हैं वो इस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को 1 घंटा भी ऊपर नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं दिया जा सकता कि वो साजिशी हैं, उनके साथी साजिशी हैं, उनके स्पॉन्सर जो हैं वो भी साजिशी हैं। ये ऐसी ऐसी साजिश करते हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, और झूठ इतना ऊंचा बोलते हैं कि लगता है सच बोल रहे हैं। यार इतना भुगता हमने इनको, झूठे केसेस, लंबी जेलें, निकला क्या? अदालतों को इन्होंने प्रेशराइज किया, इन्होंने रियासती अदारों को मिसयूज़ किया, कुछ निकला? जब फाइनल डिसीजन आए, जजमेंट आई, तो मुंह काला हो गया जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे। इन्हें शर्म ही नहीं आई। इसलिए इन पे एतबार भाई कोई नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए तो फिर आज रात फैसला करें, कल सुबह फैसला करें, ज़्यादा टाइम नहीं है। आज रात फैसला कर लें और फिर बीच में फिर कौन आए जो ये कमिटमेंट दे दे कि हाँ जी इमरान खान साहब स्टेप डाउन आगे जाके कर जाएंगे और जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाएंगे, आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें। फिर कौन आए अगर आपको उन पर एतबार नहीं है? कोई किसी के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। कल से असेंबली का इजलास है, वहाँ आएँ, वहाँ आके ऐलान करें। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी नहीं आती है, मेरी ज़ाती राय है। अब ये मैं पार्टी राय नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमने इस मुठभेड़ से बचना है तो उसका रास्ता ये है, इसमें ईगो अपनी एक तरफ करें, जो कि उनकी ईगो उनके अपने आप से और पूरे मुल्क से बड़ी है, उसको एक तरफ कर लेना अब, और मान लेना कि उनका वो लूज़ कर गए, अपनी मेजॉरिटी जैसी तैसी भी बनाई गई थी, बुनी गई थी, तो वो रिज़ाइन कर दें और वहाँ पे ऐलान करें कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। किसी को बीच में डालने की ज़रूरत ही नहीं है साहब। और कल का जो इजलास है, मगर उससे पहले अगर आपके इत्तेहादियों, आपको यकीन है कि अब जो आपके इत्तेहादी बन गए हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो या इनके मुनहरिफ अराकीन हो, वो आपके साथ ही रहेंगे? क्योंकि एक अलग सा कॉन्फिडेंस है जिसका मुजाहरा इस वक्त हुकूमत कर रही है कि कुछ नहीं होगा, ये सब रिवर्स हो जाएगा, हुकूमत सर्वाइव करेगी। बादशाह बंदे अगर समझ रहे हैं कि सर्वाइव करेंगे, अगर अब भी यही समझते हैं तो फिर इसका मतलब है सियासत का इनसे कोई लेना देना और ताल्लुक नहीं है। बस इनका दाव लग गया था। दाव रोज़ तो नहीं लगता ना भैया। वैसा फिर पंजाब में आप लोग क्या करेंगे? एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें ऐसा लग रहा था कि नून लीग को बड़ा मेजर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला देकर। उन्होंने एक फैसला किया, आज अलीम खान ग्रुप ने कह दिया हम उन्हें साथ नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि बैकफायर कर गया। अब आपकी क्या हिकमत अमली है पंजाब में? आप किसको बनाएंगे वज़ीर आला? अपनी पार्टी से बनाएंगे या किसी और को नामजद करेंगे? पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार का फैसला तो एक का दिन में हो ही जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। परवेज़ इलाही साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। मैं जेल से रिहा होकर उनका शुक्रिया भी अदा करने गया था। मुझे बड़ा अफसोस है जो उन्होंने गुफ्तगू की है टीवी पे कल आके, उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वो सिफारतकारी हुई है जो जरगा गया है, चौधरी साहिबान को बहुत अच्छी तरह पता है कि उसमें मैं हर जगह मौजूद था। जब हम ओपन गुफ्तगू कर रहे थे तब भी, और जब खामोशी से गुफ्तगू कर रहे थे तब भी। ये कोई एक मीटिंग तो नहीं हुई। तो जब आप दुआ खैर कर लेते हैं, आपको एक चीज़ पेश करती है पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप आके, और आप 20 आदमियों में दुआ खैर करते हैं, और चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश जो थी उसको ऑनर किया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। फिर मरियम नवाज़ साहबा पे इल्ज़ाम लगाना, ये कहना नवाज़ शरीफ साहब नहीं माने। अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं माने थे तो हम आपके पास क्या लेने आ गए थे चीफ मिनिस्टरशिप का? आपको कहने के आए आप बने, लेके चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, मुस्लिम लीग मिलके चलेगी। आपकी तो ये भी ख्वाहिश थी कि अगले इलेक्शन में भी हम मिलके चलें। आपने बातें तय करनी, जरदारी साहब को रात को थैंक यू कह दिया। जिस दिन बनी गाला गए हैं उस दिन सुबह
इसहाक डार साहब को फ़ोन किया परवेज़ साहब ने और शुजात साहब ने, और उनका शुक्रिया अदा किया। शुजात साहब इसकी कभी तरदीद नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे टीवी पे ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑनरेबल आदमी है। उसके बाद परवेज़ साहब ने पता नहीं क्या कर दिया। उनके लिए भी एक रास्ता है, वो इस बैटल फील्ड में ना उतरे, अपनी साख बचाएं। वो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, क्योंकि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस है हमारी सपोर्ट इस वक्त। ना अलीम खान साहब का ग्रुप उनकी मदद करेगा, ना जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप मदद करेगा। जो जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ किया है इमरान खान साहब ने, उनसे कैसे ये तवक्को करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। और उसके बाद जो MPs हैं पंजाब के बहुत से, वो उस्मान बुज़दार साहब की हुक्मरानी से आज नहीं पिछले 2-2.5 साल से तंग हैं। तो पंजाब ज़्यादा आसान है मरकज़ की निस्बत, और परवेज़ साहब को ये बात पता है, तो उन्हें अभी भी रुक जाना चाहिए और मज़ीद आगे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे ये बता दीजिए कि एक जो रुकावट थी कि जी इंतखाबात जल्दी हो या ये असेंबलियाँ पूरा करें अपना टेन्योर, वो ज़ाहिर काफ लीग की वजह से ही थी कि परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि अगर उन्हें वज़ीर आला बना रहे हैं तो 1.5 साल के लिए बनाएं। अब अगर वो रुकावट हट गई है तो आप लोगों के दरमियान कंसेंसस किस बात पर है? अगर आप वज़ीर आज़म को हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत जल्द इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि ज़ाहिर एक नए मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए मुल्क के जो मसाइल और जो मईशत का हाल है, या आप लोग कंटिन्यू करेंगे और 1.5 साल बाद आप जाएंगे तो वज़ीर आज़म अपनी 3.5 साल की कारकर्दगी आपकी 1.5 साल की कारकर्दगी से कंपेयर कर रहे होंगे? शाहजेब साहब, आपने सवाल भी कर दिया और उसका एक मुदल्लिल जवाब भी खुद दे दिया है। मैंने पहले कहा था पैच वर्क से पाकिस्तान नहीं चल सकता, फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। PMLN तो फ्रेश मैंडेट चाहती है, सूबे में हो या नेशनल मरकज़ में हो, लेकिन जाहिर है PDM को, पीपल्स पार्टी को, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। PTI भी चाहती होगी कि फ्रेश इलेक्शन हो, तो क्या बुराई है कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए। इक़्तिदार उतरा नहीं हुआ हमारे सेन में, हम पागल ही हुए इक़्तिदार के पीछे। मैं पता है इक़्तिदार क्या होता है और कितना को होता है। फ्रेश मैंडेट होना चाहिए, लोगों को फ्री और फेयर इलेक्शन में जाने का मौका मिलना चाहिए। आने वाली हुकूमत 5 साल के लिए आए, जो मुसल्लत ना हो, सिलेक्टेड ना हो, वो फिर मुल्क को चलाए। और ये मैं एक अर्ज़ कर दूं, अगर PMLN की सिंपल मेजॉरिटी भी आ गई तो हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों को साथ लेके अगली हुकूमत बने। एक वसीउल बुनियाद सियासी जमहूरी हुकूमत ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकती है, जहां इमरान खान साहब ने इसको फेंक दिया है। बहुत शुक्रिया साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत दोबारा पूरा एतमाद हो रही है, उन्हें यकीन है कि कुछ ना कुछ होगा, दरमियान में इदारे पढ़ के उसको बचा सकते हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद जो शख्सियत मौजूद होंगे वो थे तो MQM की तरफ से वफाकी काबीना में वज़ीर, मगर उन्हें समझा जाता है कि वो रिप्रेजेंट किसी और को करते थे। आज उनकी तरफ से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया, तो वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ से वापसी का रास्ता है? फ़रूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत अचानक पूरे एतमाद हुई है, क्या वापसी का कोई रास्ता है इत्तेहादियों के लिए? फ़रूक नसीम साहब सेनेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया। साहब मैं आपको वज़ीर कानून कहूँ या साबिक वज़ीर कानून कहूँ, इस्तीफ़ा दे दिया है, मंजूर हो गया या नहीं हुआ है? इस्तीफ़ा दे दिया है, मंजूर तो अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। यानी कि हुकूमत ने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, तो फैसला तब्दील हो सकता है फिर फ़रूक नसीम साहब? देखिए, ये खालिद भाई के हाथ में है। मैंने डे 1 से कहा, एक आध जर्नलिस्ट शायद अनइन्फॉर्म्ड थे या इल इन्फॉर्म्ड थे, उनकी इत्तला के लिए हाजिर है कि जब मैं लॉ मिनिस्टर बना तो खालिद भाई की परमिशन से बना। खालिद भाई अगर मुझे रोक देते तो मैं लॉ मिनिस्टर नहीं बनता। और आज जो मैंने इस्तीफ़ा दिया है, खालिद भाई ने कहा आप इस्तीफ़ा दीजिए, और अगर आप मेरा इस्तीफ़ा भी देखें उसमें सिर्फ यही बात लिखी है कि क्योंकि मेरे पार्टी हेड, मेरे कन्वीनर, मेरे भाई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मुझे ये डायरेक्शन दी है, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। प्लीज़ प्रेसिडेंट को एडवाइज़ करें कि वो एक्सेप्ट कर लें, और दुआ गो हूँ आपके लिए। बल्कि खालिद भाई ने ख़ास कहा था कि दुआ ज़रूर लिखना प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो अच्छे आदमी हैं। कमर नवीद भी यही कहते हैं कि इमरान खान एक अच्छे आदमी है। तो MQM तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान एक अच्छे आदमी है। बहरहाल ये फ़ैसला एक पॉलिटिकल फ़ैसला है। और एक प्रीएम्प्ट कर दूं आपके सवाल को, वो ये है कि शायद PTI के अपने अंदर थोड़ी सी फूट पड़ गई, उनके नंबर्स पूरे नहीं थे या जो भी सिचुएशन थी। आई थिंक ये भी एक फैक्टर था बड़ा।
ये भी एक बड़ा फैक्टर था। मगर फरूक नसीम साहब, ज़ाहिर है आपने कहा कि उनकी इजाज़त से बने थे आप, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कह चुके थे कि जो MQM का 2 वजारतों का कोटा था उसके तहत नहीं बने थे आप, और तो जी। और दरमियान में ये भी वाक़यात हुए कि आपने रिज़ाइन किया जब आर्मी चीफ की तौसी का मामला आया, उनके वकील बने और वापस आप दोबारा वज़ीर भी बन गए। तो इस दफ़ा सिर्फ MQM से ही इशारा आया या कहीं और से भी था कि अब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, जब आर्मी चीफ वो भी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, उनका भी केस मैंने मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने ऑफ़र किया कि जी इतने एक शरीफ एक बेहतरीन इंसान है, उनका मैं केस लड़ूंगा क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो खालिद भाई से परमिशन ली, इमरान खान से तो बात की मैंने, लेकिन खालिद भाई से परमिशन ली। उनका हाँ नहीं बिल्कुल करो, हम तुम्हारे MQM पूरी तुम्हारे साथ है इस सिलसिले में। फिर जब सेकंड टाइम और फिर जब ओथ लिया तो खालिद भाई की परमिशन से लिया। फिर जब एक और दफ़ा रिज़ाइन दिया खालिद भाई की नॉलेज उनकी परमिशन से, फिर दोबारा ओथ लिया उनकी परमिशन से। ये बात ज़रूर है, खालिद भाई ने ख़ुद मुझे कहा कि देखिए आप पर, ताकि हम चाहते हैं प्रेशर ना हो, आप अपना काम बिल्कुल आराम से ट्रांसपेरेंसी से मेरिट पे करें, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की। और ये बात सही है कि MQM की रिक्वायरमेंट नहीं थी लॉ मिनिस्ट्री, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि खालिद भाई की परमिशन के बगैर मैं लॉ मिनिस्टर था और मैं रिज़ाइन दिया और ओथ लिया, रिज़ाइन दिया ओथ लिया, हर चीज़ उनकी परमिशन से की मैंने। तो जो इतना बड़ा फैसला है आपके भी आज रिज़ाइन करने का और MQM का पूरी का हुकूमत से निकलकर अपोजिशन के पास जाने का, इसके लिए आपने और खालिद भाई ने किसी और से परमिशन नहीं ली, खुद ही फैसला कर लिया? मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से बताऊं कि जहां भी आपका इशारा है बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं वहाँ से किसी किस्म का हमें प्रेशर नहीं था, ना कोई इंस्ट्रक्शन थी, ना डायरेक्शन थी कि आप इस तरफ चले जाएं या उस तरफ चले जाएं। और बिल्कुल मतलब मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई ना नीचे लेवल ना ऊपर लेवल कहीं से कोई प्रेशर नहीं था। और बहुत ही आप समझिए कि आज़ादाना तौर पे MQM ने ये फैसला किया। तो साहब अगर आज वफाकी वज़रा हिंट दे रहे हैं कि जी आर्मी चीफ से मुलाकातें वज़ीर आज़म की हुई हैं, फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कोई कंसेंसस पैदा हो जाए कि ये तहरीक अदम एतमाद विड्रॉ हो जाए, अर्ली इलेक्शन की तरफ बात चली जाए, क्या आप या MQM इस हवाले से कोई लूप में है? आपको लगता है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है और तहरीक अदम एतमाद वापस हो सकती है? ज़ाहिर आप एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही पहुँचे हुए सियासतदान हैं। मैं गुजारिश करूँ, अब थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि MQM पाकिस्तान को या स्पेशली मुझे कोई किसी ने ये बात नहीं की, ना किसी वज़रा ने ये बात की है, ना PM साहब ने बात की है, ना किसी इदारे ने हमसे बात की है रेजिग्नेशन की हो ना हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो ना हो, हमसे किसी किस्म की कोई बात किसी ने नहीं की इस सिलसिले में कि हम ये कह सकें कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो हमें नॉलेज नहीं है इसकी। वैसे और आप फिर मीटिंग्स का भी हिस्सा रहे, ये सब आपको लगता है कि ऑर्गेनिक है जो कुछ PTI के अंदर हो गया और जो कुछ अपोजिशन ने किया? क्योंकि अब हुकूमत ये तासुर दे रही है, ख़त की बात कर रहे हैं, मुरासला है वो कि जी ये पूरी साजिश है जो बैरूनी क़ुव्वतों ने घड़ी है इस हुकूमत को गिराने के लिए, हमारे इत्तेहादी इसका हिस्सा ना बने। मैं आपके सामने 2-3 बातें रखूँ। एक तो ख़त की बात ज़रूर PM साहब ने भी की और ये बात चल भी रही है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक इंटरिम ऑर्डर आया है। मुझसे फ़रूक नसीम से वो ख़त शेयर नहीं किया गया, मैंने वो ख़त देखा नहीं, तो जब जो चीज़ मैंने देखी नहीं, सुनी सुनाई बात मीडिया में जो है उतना ही मुझे इल्म है। मुझे ये नहीं पता उस ख़त में क्या लिखा है, मुझे ये नहीं पता कि वो किसने लिखा है और किसको लिखा है, तो फिर मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई ये डिलीवर करेगी इन प्रोमिसेस पे जो प्रोमिसेस आपसे कर लिए हैं इन्होंने? आपको दिल की बात बताऊं, मुझे बड़ा ख़दशा और डर था, और शायद अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हुआ है। आज मेरी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और वो इतना उनको मैंने खुश पाया। मैंने तो उनसे कहा कि देखिए आप माशाल्लाह चेयरमैन भी हैं, लेकिन बिल्कुल आपकी मरहूमा वालदा साहिबा वाज लाइक अ सिस्टर टू मी, और यू आर लाइक अ नेफ्यू फॉर मी, और
बड़ा उन्होंने वेलकम किया और कहा कि जी बहुत ज़रूरी है कि अर्बन सिंध और रूरल सिंध मिल के हमें सिंध को आगे चलाना है। तो मुझे इस बात से बिलावल साहब की बातों से तक़वियत बड़ी मिली है। लेकिन जैसे कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। हम अल्लाह करे ऐसा ही हो जो पीपल्स पार्टी हमें, देखिए नून लीग वालों से तो हमने ये भी कहा कि आपसे अगर मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि आपसे अगर हम रिटन एग्रीमेंट नहीं भी करते तब भी हमें पता है कि आप हमारे बिल्कुल दस्तरस में हैं, आप हमारी बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे और हमें शायद रिटन एग्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। और दुआ हमने ये की कि अल्लाह करे ऐसा माहौल हो जाए कि पीपल्स पार्टी के लिए भी हम ये कह सकें कि हमें रिटन एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माजी में रिटन एग्रीमेंट्स भी हुए और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी को दुखी नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनको वायलेट किया गया। इस बात की भी उम्मीद है कि ये डिसीजन भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है अदम एतमाद का साथ देने का। देखें ये डे टू डे डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रही हैं, मिनट टू मिनट डायनेमिक्स कुछ और हैं। MQM वो जमात नहीं है जो कि पैदागिरी में बिलीव करती है। अभी देखिए हमारे साथ के साथ मेंबर्स सारे सेनेटर्स एक साथ खड़े हुए हैं, पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। एक वक्त था कि खौफ की वजह से डिसीजन मेकिंग होती थी और MQM में डिसिप्लिन था, लेकिन आज का जो हमारा लीडर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिसका नाम है, हमारा आपका भाई है जो बड़ा, इतने इंटेग्रिटी वाले वो शख्स हैं कि उनका अगर जूता भी फट जाए तो आज की तारीख़ में वो मोची से जुड़वाते हैं। इतनी इंटेग्रिटी उस आदमी में, कोई आदमी उस पर एक कौड़ी के करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। तो खालिद भाई की मोहब्बत और खालिद भाई की ईमानदारी और कैरेक्टर जो है वो मजबूर करती है सबको कि वो खालिद भाई का फ़ैसला माने। तो फैसला खालिद भाई का फैसला बदल सकता है या आपके ख्याल में नहीं बदल सकता? जितनी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, हतमी हो गया, दस्तखत हो गए। देखें अभी तो हतमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनलेस कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की कोई चीज़ और कोई आ जाए तो बात दूसरी है। वो तो फिर खालिद भाई ने फ़ैसला करना है, राब्ता कमेटी ने फ़ैसला करना है। लेकिन मुझे लगता है कि MQM इस तरह फैसले चेंज नहीं करती है। बहुत शुक्रिया फरूक नसीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर वो ख़त जिसका वज़ीर आज़म अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं उसकी असल हकीकत क्या है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश है और इसकी वजह हुकूमत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हुकूमत दावा कर रही है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में वज़ीर आज़म के दौरा रूस के बाद आलमी ताकतों की नाराज़गी सामने आई है, जिसके बाद उनकी हुकूमत को धमकी दी गई है। ख़त लिखा गया है जिसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया गया है। ये ख़त तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले यानी 7 मार्च को लिखा गया, पाकिस्तानी ऑफिशियल की तरफ से लिखा गया है और फिर अपोजिशन ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। इसलिए जो इस तहरीक अदम एतमाद का साथ देगा वो आलमी साजिश का हिस्सा बनेगा। ये हुकूमती बयानिया है, मगर ये हुकूमती दावों के बरक्स तहरीक अदम एतमाद का मामला न सिर्फ वज़ीर आज़म के रूस के दौरे से बहुत पहले का है, बल्कि अपोजिशन बाकायदा इसका ऐलान कर चुकी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 फरवरी 2022 को रूस का दौरा किया था, एक ऐसे वक्त में जब रूस के साथ आलमी ताकतें नाराज़ थीं। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल के आखिर में ही पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहरिक हो गई थी और हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले उसे घर भेजने का दावा कर रही थी। साथ ही गुज़िश्ता साल दिसंबर को यह खबरें आना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद पर कायल करने की कोशिश कर रही है। और फिर 28 नवंबर 2021 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया और कहा कि तादाद बराबर हो जाएगी। और फिर नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने 24 दिसंबर 2021 को इन हाउस तब्दीली यानी अदम एतमाद का इशारा दिया। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज का कोई इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है, जो नहीं समझता वो न समझे। तो कैसे बराबर होगी तादाद बराबर हो जाएगी। इत्तेहादी ना भी आए, इनके अपने रैंक्स में इतने क्रैक्स हैं जितना कहा जाए कम है। हो सकता है कल हम इन हाउस के लिए तैयार हो जाएं। और फिर 11 जनवरी 2022 को ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत एतमाद खो चुकी है और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाई जाए, जल्द फैसला होगा। हाउस चेंज की बात होगी, वो कायदीन है हमारी मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो अपने तौर के ऊपर करेंगे। हुकूमत जो है वो एतमाद जो है वो बैठी हुई है और अंदर ही पार्लियामेंट के जो है ना तब्दीली लाई जाए, ये आईनी तरीका मौजूद है। इस पर जो भी फैसला होगा मुतफ़िका फैसला होगा और कोई जल्द फैसला होगा इंशाल्लाह। और जब यह सवाल हुआ कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद
सेनेट में चेयरमैन सेनेट को क्यों नहीं हटाती, कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म को क्यों हटाना चाहती है। तो बिलावल भुट्टो ने 18 जनवरी 2022 को कहा कि सेनेट में अदम एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हमें वज़ीर आज़म इमरान खान को भगाना है। अगर सेनेट में अदम एतमाद लाने से ये हुकूमत नहीं गिरता, अगर हमने अवाम को मिसाइल से निकालना है तो इमरान को भगाना है। और फिर 21 जनवरी 2022 को नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तैयारी है, बस वक्त का फैसला होना है। अदम एतमाद के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो तकरीबन है, फैसला होना है कि वक्त कौन सा सही है, मौजू वक्त कौन सा है। तैयारी तकरीबन है, तैयारी की हमें और ज़रूरत नहीं है। और फिर 7 फरवरी 2022 को बाकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बात हुई और शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हमारी जमात में दो राय थी, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अब इस मामले पर बहुत हद तक यकसुई है। हमें ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए हमने आज तफसील से गुफ्तगू की। हमें तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को बिला ताख़ीर इस्तेमाल करना होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है और हम पुरुमीद हैं जिस तरीके से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ साहब और बाकी नून लीग के क़यादत ने बात की है कि अपने जमात में भी इस पे कंसेंसस बन रहा है और उम्मीद है कि आगे जाके हम मज़ीद कंसेंसस पैदा कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू कर दिया और 8 फरवरी 2022 को शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी MKM के सामने तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन रख दिया और MKM रहनुमा आमिर खान ने तहरीक अदम एतमाद का मामला राब्ता कमेटी के सामने रखने का ऐलान कर दिया। मैंने आमिर खान साहब, उनके मोहतरम साथी, उनसे भी बात की कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। उसके लिए सारी बात हमने इनसे की है, तो ये अपने कराची जाके अपनी कमेटी में बात करेंगे और ये फैसला करेंगे। दिल से तो मैंने कान लगा के सुना है, ज़ुबान से ये कराची जाके बताएंगे। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। उस वक्त तक भी हुकूमत इस मामले को गैर संजीदगी से लेती रही, अपोजिशन को चैलेंज देती रही और फिर 8 फरवरी को ही हुकूमती इत्तेहादी MKM की एक और हुकूमती इत्तेहादी काफलिक से मुलाकात हुई और काफलिक के सरबराह परवेज़ इलाही ने कहा कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है और आमिर खान ने कहा है कि कुछ पकेगा तो फैसला करेंगे। आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, तो जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। बड़ा जेल कच्चा ही खा लो। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन है इस वक्त, ये बता दें। वो आप हमारे बयान से अंदाजा करवा। जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। इत्तेहादियों ने भी इशारे दिए, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और फिर 11 फरवरी 2022 को PDM के सरबराह ने अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं। ये सब हो रहा था और इस वक्त भी वज़ीर आज़म के दौरा रूस में बहुत टाइम बाकी था, मगर हुकूमत पुरएतमाद रही और अदम एतमाद लाने का चैलेंज देती रही और दावा करती रही कि अपोजिशन को शिकस्त हो जाएगी। 14 फरवरी 2022 को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे, अंपायर भी न्यूट्रल है। तहरीके अदम एतमाद जरूर पेश करें, हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अंपायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा अंपायर न्यूट्रल होता है। 22 फरवरी 2022 को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन 172 लोग लेकर आए, ये लोग हर सूरत फंसेंगे और इमरान खान सुरखरू होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है, बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फ़ोन आ गया था, कोरोना हो गया था। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी
और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। और फिर 23 फरवरी यानी वो दिन जब वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर गए थे, उसी दिन वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पुरएतमाद नजर आए और कहा कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। PTI के अरकान कौमी असम्बली को तोड़ना आसान काम नहीं है। हम कुछ सोए हुए नहीं है, इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाफ आप एतमाद ले। तो ये एक ड्रामा बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, और मुझे यकीन है कि जिस तरह ये तैयारी करें उससे डबल हम भी तैयार हैं। तो हम तो हर वक्त मुकाबले के लिए तैयार हैं, सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। हमने अपनी तैयारी की हुई है, हम रेडी है हर चीज़ के लिए। PTI के MNA तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। जिस दिन वज़ीर आज़म का रूस का दौरा था, उस दिन भी हुकूमत पुरएतमाद थी, इत्तेहादी और अपने अरकान पर तवज्जो नहीं दे रही थी। और फिर जब 8 मार्च को अदम एतमाद आ गई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि अदम एतमाद आए। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए कप्तान की जो ये बंदूक की नशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं, ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। और फिर इत्तेहादी टूटे, मुनरिफ अरकान आते रहे, तो अब हुकूमत कह रही है कि ख़त है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि बैरूनी साजिश है। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासी साहब हमारे साथ मौजूद। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप सीनियर सफ़ीर रहे, बहुत अहम ओहदे आपके पास रहे। क्या ये वाकई इस तरीके का एक मरासला आना, इसका मतलब है कि एक साजिश हो रही है या एक रूटीन की बात होती है? आप ज़रा बताइएगा। पहले तो शायद बात यह है कि ये कुछ जो किस्म का तनाव है, खिंचाव है पाकिस्तान और जो मुल्क है उनके ताल्लुकात के दरमियान, कोई नई आज की बात नहीं है, इस माह की बात नहीं है। पिछले 1 साल से ये मामला चल रहे हैं। जहाँ सब्सटेंस की बात है वहाँ पे ऑप्टिक्स की बात भी है। और चूँकि हमारा पिछले 1 साल में ये वतीरा बन गया था कि हर चीज़ हमने पब्लिक में लेकर आ जानी है, तो वो मुल्क ऑब्वियसली खुश नहीं होते जो एक सीरियस डिप्लोमेसी करना चाहते। हर मुल्क चाहता है कि आप उसकी लाइन टो करें, आप उसके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से एग्री करें, लेकिन हर मुल्क चाहता भी यही है, जैसा पाकिस्तान की ये ख्वाहिश होती है कि अपने कौमी मफादात के साथ दूसरों को साथ लेकर चले। लेकिन बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पे आप पब्लिक में जाकर पोजीशंस नहीं लेते। मिसाल के तौर पर बेसिस की बात हो रही थी, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में मैंने उस वक्त भी इसको तनकीद का निशाना बनाया था। फिर आपको ये बड़ी बड़ी रेट्रिक करने की क्या ज़रूरत है कि हम किसी के स्लेव नहीं हैं, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करनी है। किसी मुल्क की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, मेरा अभी भी यही ख्याल है कि आप किसी रियासत की पॉलिसी पे हमारी गुफ्तगू सुनी रहती है, हमें बुलाते भी हैं, हम भी बुलाते रहते हैं फॉरेन ऑफिस में डिप्लोमेट्स को, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि कोई स्टेट ऑफिशियल किसी डिप्लोमेट से ये कहे कि हमने जब तक आप इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करेंगे हम आपके साथ कोई वास्ता नहीं रख सकते। इसी हुकूमत के साथ तो इन्होंने वास्ते रखे हैं, ट्रेड भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कोरोना वैक्सीन भी यहाँ भिजवाई जा रही हैं, 37 मिलियन, यहाँ एम्बेसी उनकी बड़ी फ़ाल है। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉलिसी सब्सटेंस से ज़्यादा जिस तरीके से हमने पॉलिसी अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट की है पब्लिक डोमेन में, वो ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनी है। और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, इनको इस तरह पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहिए। अभी जो ये मरासला दिखा रहे हैं वो यकीनन मिनट्स हैं उस मीटिंग के, जो कन्वर्सेशन हुई है हमारे एम्बेसी ऑफिशियल्स के और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, वो मिनट्स हैं। मुमकिन है कि हमारे सफ़ीर ने आखिरी पैराग्राफ में अपनी असेसमेंट भी दी हो। ये भी यूजुअली हम करते हैं, इस किस्म की जब मीटिंग्स होती हैं उन कन्वर्सेशंस को फेथफुली हम रिपोर्ट करते हैं और फिर आखिर में अपने कंक्लूजन्स भी देते हैं कि अब हम क्या आगे देख रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया ऑफिशियल से गुफ्तगू हुई है उससे ये बात वाज़ेह नहीं होती कि आया उस मरासले में ये जो बात की गई अदम एतमाद की तहरीक की, वो आया सफ़ीर की असेसमेंट के हवाले से है या फिर गवर्नमेंट जो उसके तरफ से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से है। अगर उनकी तरफ से है तो आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज इस तरह होता नहीं है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में।
इस तरह होता नहीं है, मगर हुकूमत ज़ाहिर खत तो नहीं दिखा रही है, मगर यही तासुर दे रही है कि वज़ीर आज़म रूस गए और उसके बाद ये सारा का सारा मामला हुआ है। क्या जोड़ा जा सकता है? हालांकि बहुत पहले से ज़ाहिर अपोजिशन एक्टिव थी कि जी बैरूनी ताकतें वज़ीर आज़म के रूस जाते ही एक्टिव हुई और अपोजिशन को फंड किया और वज़ीर आज़म को गिराने की तैयारी हो गई। देखिए इस तरह होता नहीं है कोई। देखिए स्टेट पॉलिसीज जो होती है ना इश्यूज पे, वो कोई एक दिन में चेंज नहीं हो जाती। ये बहुत फॉरेन पॉलिसी लाइक अ ट्रॉलर, उसको तब टर्न लेने में बहुत वक्त चाहिए होता है। हर चीज़ पे कंसेंसस होता है इस स्टेट के मुख्तलिफ इदारों का। मिसाल के तौर पर देखिए रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है जिसने UNGA में एब्सटेन किया या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन किया, 34 ममालिक और भी हैं। अब रशिया के विजिट की बात हो रही है, रशिया के विजिट से हमने क्या मिला? या तो ये होता ना कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए होते, हमने अमेरिका की यूनिलैटरल जो सैंक्शंस हैं उनको बालाए ताक रख के हमने रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए होते। ऐसा तो हमने कोई काम किया ही नहीं। हम तो अभी भी अमेरिका की जो यूनिलैटरल सैंक्शन है काटसा के अंदर, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, हम भी उसको बड़ी एहतियात के साथ डील करें। इसलिए हम ईरान के साथ अभी तक हमने पाइपलाइन नहीं बिछाई इस तरफ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े गंभीर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं तो अमेरिका को परेशानी लाहक हो गई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल ज़ाती तौर पे यही है कि असल जो मसला है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आप कंडक्ट किस तरह करते हैं, दैट इज़ इन माय व्यू द नब ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर ये हम लोग सीख जाएं कि हमने फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को किस तरह डील करना है, कौन से इश्यूज हैं जो पब्लिक में लाने हैं। अभी जो खत भी लेकर आए हैं सो कॉल्ड जो मरासला, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। इसको इस तरह पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन समझता हूं कि अब हमारे ये प्राइम मिनिस्टर अगले आने वाले इलेक्शंस की तरफ उनकी नज़र है। अगर ये इत्तेमाद तहरीक हार जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने एक नैरेटिव तो बनाना है, और यही नैरेटिव बनेगा कि जी मुझे हटाया गया, कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक मुल्क आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है और फिर आपको कह भी रहा है कि आप इस हुकूमत को हटाइए। मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आती। कॉन्स्पिरेसीज जो होती हैं फिर उनको इस तरह बयान नहीं किया जाता कि वो शक बिल्कुल जो है यकीन बदल जाए। तो मेरे इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही। दादी अल्लाह हाफ़िज़।